श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और बेहद खास विषय हमने रखा हुआ है इस भेंट वार्ता में चर्चा के लिए। हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद बहुत सारी जटिलताएं कोविड के मरीजों में स्वस्थ होने के बाद देखने में आ रही हैं। उनमें से एक प्रमुख समस्या जो हाल फिलहाल के दिनों में देखी जा रही है वो है ब्लैक फंगस की, यानी काले फफूंद की समस्या। और ये समस्या शरीर के कई अंगों को बहुत भयावह तरीके से, खतरनाक तरीके से, गंभीर तरीके से प्रभावित करती है। और उन्हीं प्रमुख अंगों में से हमारे शरीर के एक अहम अंग है आंख। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर प्रवीण खरे। आप प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं नेत्र रोग विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले हम शुरुआत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस की समस्या क्या है, और ये खासकर यदि हम बात करें आंखों के बारे में तो ये कितना प्रभावित करती है हमारे आंखों को। देखिए, ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस जो भी हम काफी सुन रहे हैं ये टर्म, ये कोविड के बाद एक तरह का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है। नया तरह तो नहीं कहेंगे, म्यूकरमाइकोसिस हमेशा से ही रहा है। ये एक तरह का फंगस है जो वातावरण में रहता है हमारे शरीर के साइनसेस में, लेकिन ये बहुत एक्टिव नहीं रहता। फफूंद जिसको कहते हैं, तो जैसे कभी किसी के घर में लकड़ी सड़ जाए जो हम खाद बनाने के लिए देते हैं, उसमें जो फफूंद लग जाती है, या नॉर्मल पत्तियों पे, हवा में, सब जगह ये रहता है जो कि हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे शरीर में चला जाता है। और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो ये हमारे शरीर में इतनी प्रतिरोध क्षमता रहती है कि किसी भी तरह का म्यूकर से फाइट करते हैं और उसको वो डेवलप नहीं होने देते। लेकिन जब हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, या हम डायबिटिक होते हैं, या फिर कोविड के बाद जैसी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, उसके बाद ये शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम हो रही है, उससे ये म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा डेवलप हो रहा है। म्यूकर में हमने अभी बहुत बार देखा है कि ऑक्सीजन थेरेपी, लगातार स्टेरॉइड, लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल्स में ये बहुत ज्यादा प्रोन करते हैं। लेकिन अभी जितने केसेस हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ हॉस्पिटल स्टे ही एक प्रोन नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस जिनमें कि पेशेंट ने घर पे रहा, जिसने कभी ऑक्सीजन नहीं लगाया, उसको भी म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। तो इसका कुल मिला के लेना देना है हमारे इम्यून स्टेटस पे। तो कई बार स्टेरॉइड चलने से, अननेसेसरी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से, या बॉडी की प्रतिरोध क्षमता कम होने से ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो जो पहले से डायबिटिक हैं, जिनको कैंसर या किडनी की समस्या या लंग्स की समस्या ऐसा कुछ है, वो ज्यादा प्रोन रहते हैं इसके लिए। या फिर जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई और बीमारी के लिए इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं, वो सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोन हैं और इनको म्यूकरमाइकोसिस की समस्या देखने को मिलती है। जहाँ तक हम आंख के म्यूकरमाइकोसिस के संबंध में है, तो नॉर्मली ये जो है वो साइनसेस के थ्रू आता है। तो आंख सेकेंडरीली इन्फेक्ट होता है साइनस के इन्वॉल्वमेंट में, मतलब कि नाक के इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम देखा गया है, लेकिन अगर कभी चोट लगती है और वुंड ओपन है, उस कंडीशन में भी ये फंगस डायरेक्टली आंख के अंदर आ सकता है और हमको सिम्टम्स दे सकता है। तो इस तरह से आंख में ये पहुंचता है दो तरीके से। जी, यानी कि पहली बार ये आंख के पास नहीं पहुंचता है। यदि कोई घाव है तो घाव के माध्यम से वो जा सकता है, लेकिन अगर सामान्य तरीके से होता है तो आंख के पास पहले डायरेक्ट नहीं जाता है। साइनसेस के थ्रू नाक से होता हुआ जाता है। जी, नाक से होता हुआ आंखों तक पहुंचता है। यानी कि यदि आप प्रारंभिक अवस्था में ही नाक के पास जब उसके लक्षण आपको समझ में आ रहे हैं, कुछ आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है जो सामान्य तौर पर नहीं होता है, और आपने वहीं पे अपने चिकित्सक से संपर्क किया, डॉक्टर से संपर्क किया और बीमारी को वहीं रोक दिया गया, तो वो आंख तक नहीं पहुंचने पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने साइनसेस की स्टेज पे इसको पकड़ लिया तो हम बहुत संभावना है कि हम इसको आंख तक पहुंचने से रोक सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सिम्टम्स हमको आंख के नहीं आते। तो अगर आपकी आंख के चारों तरफ पेन है, जैसे कि आपके माथे में दर्द है जहाँ की फ्रंटल साइनस होता है, या आपके गाल के ऊपर दर्द है जहाँ की मैक्सिलरी साइनस होता है, या आपकी नाक लगातार बंद रहती है, नाक से पानी बहता है, जुकाम हमेशा बना रहता है, तो ये सारे अर्ली सिम्टम्स है म्यूकरमाइकोसिस के। अगर स्टेज पे हमने पकड़ लिया तो आंख तक नहीं पहुंचता है। आंख में भी हम इसको कई बार शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं, जैसे कि नाक से होता हुआ हम सब जानते हैं कि नाक और आंख आंसू की थैली से जुड़े हुए होते हैं। कई बार नाक से होता हुआ ये सीधा कंजंक्टिवा में जो आंख के चारों तरफ बारी चिल्ली है उसमें आ जाता है। तो आंख में एकदम से आंख लाल हो जाना या आंख में से लगातार पानी आना, ये भी एक अर्ली सिम्टम है। अगर हम स्टेज में पकड़ लेते हैं तो भी बीमारी सीरियस नहीं हो पाती है। पर अगर म्यूकरमाइकोसिस आंख के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गया तो सीरियसनेस थोड़ा बढ़ जाती है और उस कंडीशन में अचानक से नजर जाना
पलकों में भारीपन लगना, पलकें एकदम से सूज जाना, आंख पूरी सूज जाना, या आंख बाहर की तरफ निकलना, या आंख का घूमना बंद हो जाना, या डबल दिखाई देना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो ये इंडिकेट करती है कि आंख का पीछे वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो गया है, और वो थोड़ा सा सीरियस बात है, क्योंकि आंख का पीछे वाला हिस्सा दिमाग से लगातार रिलेटेड होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, तो वहां से बीमारी के ब्रेन में पहुंचने की समस्याएं, चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जी, मतलब ये जो फफूंद है, ये जो बीमारी है, ये आपके नाक से आंख में, आंख से ब्रेन में कई सारे अंगों को ये प्रभावित कर सकता है, और दिमाग तक जब पहुंच जाता है तो ये काफी खतरनाक हो जाता है। इसलिए इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना, प्रारंभिक अवस्था में इसकी पहचान करना और चिकित्सक से परामर्श लेना अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि आंखों को ये इस तरीके से प्रभावित करता है। हर बीमारी के जैसे कुछ टाइमलाइन होती है। हमने कोरोना के टाइम में देखा, अनुभव के साथ हमने ये जाना, शोध और अध्ययन के साथ हमने ये जाना कि उसमें समय का बड़ा महत्व होता है। 5 दिन, फिर 5 दिन के बाद का जो समय होता है, कब कौन सी दवाइयां लेनी होती है हमें। यदि हम ब्लैक फंगस के केस में बात करें, ब्लैक फंगस की स्थिति में बात करें, तो ब्लैक फंगस से ग्रसित होने के बाद कितने दिन के बाद वो आपके अंदर एक खतरनाक स्वरूप हासिल कर सकता है, जहां पे उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है या कठिन होता है? एक बार बीमारी हो गई तो फिर आपके इम्यून स्टेटस पर डिपेंड करेगा कि आपका उस समय शुगर लेवल कैसा चल रहा है, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी जो बढ़ने की गति है वो डिसाइड होती है। अगर बीमारी हो गई है पर उसके बाद आपका शुगर लेवल और बाकी फंक्शंस नॉर्मल होने लगे हैं, तो बॉडी अपने आप प्रतिरोध करती है और हमको समय मिलता है। पर अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और उसी दौरान आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। कभी कभी तो इतना तेजी से होता है कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसको हम MRI या दूसरे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, और तब तक स्टेज 3 से 4 में पहुंच जाता है, तो इतना तेजी से भी बढ़ता है कभी कभी। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि हमको 2 से 3 हफ्ते का समय मिल जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। तो अगर हमने नाक में ट्रीटमेंट शुरू हो गया है तो हमारे पास अच्छा समय रहता है कि हम उसकी साइनस सर्जरीज करते हैं, और उसको जो भी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स एंड ड्रग्स हैं, वो अगर टाइमली शुरू हो जाए तो स्टेज को हम रिवर्सिबल मानते हैं और रिवर्स हो जाता है। आई में पहुंचने के बाद हमको थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, और हमको उसके लगातार सिम्टम्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बीमारी स्टेबल है कि बढ़ रही है कि अब दवाइयों से कम होने लगी। अगर किसी भी स्टेज में हमें ऐसा लगता है कि बीमारी बढ़ रही है, तो हमको फिर एक्सटेंसिव सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, और उसमें हमको जितना भी पार्ट है उसको सर्जिकली हटा देने की जरूरत होती है ताकि वो ब्रेन तक ना पहुंच पाए। जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे ये खतरनाक हो सकता है और कैसे ये नाक से होता हुआ आंख के पास पहुंचता हुआ आपके ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, और हर व्यक्ति के इम्यून स्टेटस पे यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे निर्भर करता है कि इसका ग्रोथ कितनी गति से होता है, इसका जो शरीर के अंदर विकास है वो कितनी गति से होता है। डॉक्टर साहब, आगे अब हम जानना चाहेंगे, आपने इलाज के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं कि इसका इलाज कैसे होता है, इसकी जांचें कैसे होती हैं, और क्या ये दवाओं या इंजेक्शन से सही हो जाता है? क्योंकि बहुत लोगों के बीच में एक भ्रम भी है इसके इंजेक्शन को लेकर के। तो ये क्या है? क्या ऑपरेशन की जरूरत आखिरी में पड़ती है, या कई सारे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? इसमें क्या होता है कि अगर फंगस किसी एरिया को, किसी टिश्यू को उसने इन्वॉल्व कर लिया है, तो वो एक तरह से सड़ने लगता है। वहां पे जो वेसल्स हैं वो बंद हो जाती हैं, और वेसल्स ऑब्लिटरेट होने की वजह से वो एरिया खराब होने लगता है। तो नॉर्मली सर्जरी अर्ली स्टेज में ही प्लान की जाती है। तो जितना भी एरिया अफेक्ट हो गया है उस सारे खराब टिश्यूज को सर्जिकली डिप्राइड कर देते हैं, निकाल के हटा देते हैं। तो नॉर्मली ये एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से होता है, जिसमें आंख और उसके आसपास के साइनसेस इन्वॉल्व हैं, या मैक्सिलोफेशियल सर्जन मैक्सिला को ओपन करके और इस तरह की सर्जरी करते हैं। आंख में भी हम डायरेक्टली टिश्यूज में इंजेक्शन लगा के उस एरिया को सुखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आंख में डिप्राइडमेंट मुश्किल होता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि एक्सटेंसिवली एरिया इन्वॉल्व है तो और आगे ना बढ़े, इसलिए फिर हम उसमें आंख ऑपरेशन का भी प्लान करते हैं। तो मतलब दवाइयों के साथ साथ ही सर्जरी का प्लान किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले हम दवाई देंगे फिर सर्जरी करेंगे, क्योंकि जितना टिश्यू खराब है उसको निकालना, हमको बॉडी में से टिश्यू का लोड कम करना है। तो दोनों काम करते हैं, दवाइयां अपना काम करती हैं और ऑपरेशन से भी इसकी सफाई करके निकाला जाता है। तो नाक में तो सर्जरी अर्ली स्टेज में प्लान होती है। आंख चूंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है, और आंख में अगर हमने डिस्ट्रक्टिव सर्जरी शुरू में ही कर दी तो विजन पूरी तरह से चला जाएगा और डिसफिगरमेंट भी होता है। तो उस कंडीशन में हम कोशिश करते हैं कि आंख बचाने की कोशिश करते हैं,
तो हम जो इंजेक्टेबल एंटी फंगल है, एम्फोटेरिसिन B और बाकी दवाइयां उनको एक साथ शुरू करते हैं। और इसके अलावा आंख में इंजेक्शन भी लगाते हैं और 5 से 7 दिन तक हम इफेक्ट देखते हैं कि इंजेक्शन से क्या डिजीज जो है वो वापस हो रही है। अगर लगता है कि जो टिश्यूज हैं वो ठीक हो रहे हैं तो फिर हम इंजेक्शन ही कंटिन्यू करते हैं, और नहीं तो फिर ऑपरेट करना पड़ता है। और ऑपरेशन में बड़ा ऑपरेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसमें कि हम आंख को पूरी तरह से आसपास के टिश्यूज के साथ निकाल देते हैं और सिर्फ बोन बचती है। और ये तभी किया जाता है जब हमको ब्रेन में पहुंचने का खतरा रहता है बीमारी के, और दूसरा विजन किसी भी तरह से बचाने की कोई उम्मीद नहीं रहती, तभी हम इसको प्लान करते हैं। जी जी, यानी कि व्यक्ति की जान बचाना जब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तब इस तरह की सर्जरी की जाती है। तब हम ये नहीं देखते कि आंख बच पाएगी कि नहीं, डिसफिगरमेंट होगा, अजीब दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं करते। हमको पहली प्रायोरिटी रहती है कि पेशेंट की जान बचानी है, उसके बाद बहुत सारे तरीके से फिर हम इस कॉस्मेटिक एरिया को बचा सकते हैं। जी 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 जी। आखिरी में बस चर्चा के आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि हम सागर क्षेत्र में हैं और बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और जहां पे इसकी इलाज की जा रही है, व्यक्तियों को परामर्श दिया जा रहा है, तो आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि ये संदेश दूर दराज के इलाके में जाए। आप क्या बताना चाहेंगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज में किस तरह की व्यवस्था है, लोगों को कहाँ आना है, कहाँ संपर्क करना है, क्या किसी विभाग विशेष में जाना है या इसके लिए कोई डेडिकेटेड वार्ड या यूनिट है? नॉर्मली ये बीमारी 3 भागों को अफेक्ट करती है, मुंह में डेंटल एरिया और नाक कान गला विभाग और आई। तो नॉर्मली आप इन तीनों में से किसी विभाग में जाएंगे तो वो प्रॉपरली चेक करके ये डिसाइड करेंगे कि आपको एडमिशन की जरूरत है कि नहीं है। अगर लगती है तो फिर वो एडमिट करके और फिर आई, डेंटल, ENT और साथ में फिजिशियन मिलकर हमने एक टीम बनाई है, तो वो सारे मिलकर थॉरो वर्कअप करते हैं और फिर बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को किस किस तरह की सर्जरी है, और वो सारे सर्जन एक साथ मिलकर ही सर्जरी प्लान करते हैं। तो इस तरह से एक म्यूकरमाइकोसिस वार्ड प्लान किया है, उसको हम लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले हमने इसको 10 बेडेड वार्ड शुरू किया था, जो कि अब 30 बेड में कन्वर्ट हो गया है, जो फुल हो गया है, तो हमने इसको 60 बेड में कन्वर्ट कर दिया है। और एंटी फंगल मेडिकेशंस मिलते जा रहे हैं, ओरल और इंजेक्टेबल, जितना शुरुआती स्टेज है, पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है प्रोवाइड करने की, तो हम सीवियरिटी के हिसाब से उसको पेशेंट को के हिसाब से हर पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, प्राथमिकता के आधार पे लोगों को दवाइयां दी जा रही हैं। लगातार जो है मरीजों की संख्या के हिसाब से वार्ड का विस्तार किया जा रहा है ताकि मरीजों को समस्या न हो। जी जी बिल्कुल जी, टीम का विस्तार किया जा रहा है, लोगों को ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि बेहतर से बेहतर मैनेजमेंट कर पाए। जी, मकसद आखिरी यही है कि रोगियों को बेहतर इलाज मिले, लोग स्वस्थ होकर घर जाएं। डॉक्टर प्रवीण खरे, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष नेत्र रोग विभाग, बुंदेलखंड शासकीय मेडिकल कॉलेज से आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे म्यूकरमाइकोसिस, काले फफूंद की समस्या खतरनाक हो सकती है और ये कैसे आपके आंखों को प्रभावित करती है। निश्चित रूप से उनको बहुत जानकारी मिली होगी और इस जानकारी का लाभ उठा करके व्यक्ति स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका कि आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए।